Good morning, students. Today we will discuss about the entirely new topic that is moving coil galvanometer. ठीक है, most important one according to the examination point of view से आज हम स्टडी करेंगे गैल्वेनोमीटर्स। ठीक है, होता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसमें सिंपली हम इसका यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में बड़ा माइनर सा करंट भी फ्लो करता है, तो उस माइनर करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम इस अरेंजमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसका यूज क्यों किया जाता है, टू डिटेक्ट द वेरी स्मॉल करंट, यानी बड़ा ज्यादा स्मॉलर करंट अगर हमारे सर्किट में होगा तो उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखते हैं, तो इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। ठीक है, ये करता है कि एक्सपीरियंस से करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। टॉर्क का मतलब ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये उसी की प्रिंसिपल के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या है इसका प्रिंसिपल, एक्सपीरियंस ऑफ टॉर्क इन द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये करेगा, देखिए टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो उसमें उसी का मैकेनिज्म है, सेम भाई हमारे पास प्रिंसिपल आ जाता है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे अरेंजमेंट जो इसमें बनाई हुई है। ठीक है, दिस वन इज होल अरेंजमेंट इज एनक्लोज्ड इन द ग्लास। आपके पास एक ग्लास की अरेंजमेंट में पूरा पूरा सेटअप जो इसके अंदर सेट किया गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो सिलिंड्रिकल, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे रहा है, ये जो हम मैग्नेट ले रहे हैं, ये मैग्नेट जो वो सिलिंड्रिकल मैग्नेट ले रहे हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट इसलिए लिया जाता है ताकि कोइल के ऊपर जो एंगल बनता है, देखो यहाँ पे हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए होती है, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए हम क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल मैग्नेट का यूज करते हैं। ठीक है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर केबल, ताकि इसके ऊपर जो मैक्सिमम टॉर्क जो वो लगती रहे। ठीक है, अगर मान लो ये मेरे पास टॉर्क सिलिंड्रिकल मैग्नेट है, तो इसके अंदर अगर मैं इस कॉइल को इस तरीके से अरेंजमेंट करता हूँ, ठीक है, कॉइल जो है लगातार इसके इन्फ्लुएंस में रहेगी, तो ये जो एंगल बनाएगा, अगर ये कॉइल इस तरीके से यहाँ पे भी होगी तब भी ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। कॉइल इस तरीके से घूम भी जाएगी तब भी 90 डिग्री का बनाएगा, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का बनाएगा, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का ही एंगल को प्रोड्यूस करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलिंड्रिकल मैग्नेट का यूज करते हैं, ताकि हमें जो टॉर्क मिले हर टाइम, दैट मस्ट बी अ मैक्सिमम टॉर्क ऑन द कॉइल। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये एक सॉफ्ट आयरन कोर दिया हुआ है। ठीक है, दिस सिलिंड्रिकल बॉक्स इज कॉल्ड एज द सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके ऊपर मैंने किया कॉइल को इस तरीके से रैप किया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके ऊपर इस तरीके से कॉइल को मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है। ठीक है, कॉइल का वन एंड इज अटैच टू द मिरर, एक सिलिंड्रिकल स्मॉल मिरर होता है, एक 6 सर्कल मिरर लेते हैं हम, ताकि हम डिफ्लेक्शन का पता कर सकें। ठीक है, डिफ्लेक्शन का बताते हैं कैसे, और अल्टीमेटली इसको एंड को हम एक स्क्रू के साथ अटैच करते हैं। देन आफ्टर टर्मिनल, दिस वन इज द टर्मिनल T2, जहां से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के टर्मिनल्स को अटैच करते हैं ताकि करंट जो इसके अंदर फ्लो करे। ठीक है, कॉइल को रैप करते हुए अल्टीमेटली एक लास्ट एंड जो आता है कॉइल का, दैट विल बी अटैच टू द स्प्रिंग। ठीक है, ये जो हमने बॉटम में बनाया गया छोटा सा पार्ट, दिस वन इज कॉल्ड द स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग को हमने फिक्स किया होता है इस वुडन ब्लॉक से। ठीक है, फिक्स कर दिया होता है, स्प्रिंग जो है इसके नीचे हमने स्प्रिंग लगाया, स्प्रिंग को नीचे फिक्स कर दिया है, और स्प्रिंग का एक टर्मिनल यहाँ पे हमने अटैच किया हुआ किसके साथ, T2 के साथ। ठीक है, तो दिस वन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्लियर होगी बात सभी को। ठीक है, बेसिकली इसमें यही आर्गुमेंट है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम इसे यूज करते हैं, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम सिलिंड्रिकल मैग्नेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो वर्किंग में हम कैसे काम करता है ये वर्किंग जो होती है, वर्किंग थ्योरी, देखो थ्योरी हमको पता है कि जैसे हम इसमें अंदर किसी भी वायर को अटैच करेंगे और करंट जो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर को हम जब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके इन्फ्लुएंस में आएगा ये कॉइल, तो इसमें क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगी। तो टॉर्क का लिए फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, टॉर्क इज इक्वल टू न्यू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि ये जो आपके पास एंगल हमेशा प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू दिस सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द मैग्नेट,
तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो एंगल यहाँ पे ऑलवेज प्रोड्यूस होता है दैट विल बी इक्वल टू द 90 डिग्री। सो द टॉर्क, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, इस कॉइल के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी दैट विल बी इक्वल टू द न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आती है। जैसे ही मैंने इसके अंदर करंट को फ्लो करवाया, करंट फ्लो किया, तो इसमें क्या हुआ, कॉइल में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। जब ये कॉइल इस तरीके से घूमेगी तो इसके नीचे जो स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, तो स्प्रिंग भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, तो उसमें क्या ट्विस्टिंग प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग तो हमने फिक्स किया हुआ है। अगर मान लो मैंने इसके नीचे स्प्रिंग जो हो वो फिक्स करके इस तरह से पकड़ लिया हुआ, अगर मैं इस पेन को थोड़ा सा घुमाता हूं तो स्प्रिंग में भी क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो वो स्प्रिंग के अंदर एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है, तो इसी डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है। और रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, माइनस ऑफ kx के इक्वल होता है। ठीक है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट द डायरेक्शन ऑफ दैट रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, वहां पे हम स्प्रिंग को भी करते थे इस तरीके से, जो लास्ट टाइम हमने क्लासेस में पढ़ा हुआ था, स्प्रिंग को ये स्ट्रेच करते थे, कंप्रेस करते थे, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है। अब यहाँ इस केस में हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को इस तरीके से घुमा रहे हैं, इस यहाँ से इस तरह से घुमा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी। तो ऑब्वियसली है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। स्प्रिंग के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो उसमें की वजह से क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है। तो ये टॉर्क जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दैट विल बी इक्वल टू द k phi, where phi is the angle। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क प्राइम विल बी इक्वल टू द k phi। ठीक है, where k is the constant one, यहां पे k रिस्टोरिंग कांस्टेंट होता था, यहाँ पे भी k जो है रिस्टोरिंग कांस्टेंट के ही लिया जा रहा है। phi इज द डिफ्लेक्टिंग एंगल, कितने एंगल से ये स्प्रिंग जो वो ट्विस्ट हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जैसे मान लो अगर मैं इस स्प्रिंग के ऊपर एक मिरर रख देता हूँ और मैं यहाँ पे ऊपर कॉइल को घुमा रहा हूँ, तो कॉइल के साथ साथ ये स्प्रिंग भी घूम रहा है। ठीक है, तो कितने एंगल से ये स्प्रिंग घूमा, उस चीज को हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग एंगल। क्लियर हो गई बात ये। अब यहाँ पे दो ध्यान दो, ये जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है हमारे पास कॉइल में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, तो वो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर ही तो होगी। क्यों, जितनी ज्यादा कॉइल घूमेगी उतना ही ज्यादा स्प्रिंग भी घूमेगा। ठीक है, तो दोनों का टॉर्क जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा एक दूसरे से। ठीक है, तो दैट कैन बी रिटन एज टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क प्राइम। तो इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला है नीवा इज इक्वल टू NIVA। ठीक है, और दूसरा k phi के इक्विवेलेंट आ गया, दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ पे हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, करंट जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो करंट कितना आएगा यहाँ पे, k phi अपॉन NI, सॉरी नॉट I, NVA, दैट इज द करंट फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास करंट जो फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ये क्वांटिटीज चेक करो, k कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर कांस्टेंट रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो हम इसके फ्लो करवा रहे हैं कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर, रेक्टेंगुलर वायर जो इसके ऊपर रैप की गई है, सो I इज इक्वल टू, ये सारे कांस्टेंट को मैं G नाम दे देता हूँ। ठीक है, विल बी इक्वल टू द phi। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द phi, इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा करंट मैं इस कॉइल के अंदर भेजूंगा, डिफ्लेक्शन यानी कि इस स्प्रिंग में भी डिफ्लेक्शन उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा करंट मैं भेजूंगा इसके अंदर उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन क्या हो रही है, स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही निडल आपकी मूव करती है। जैसे आप लोगों ने कैल्वेनोमीटर या मीटर वगैरह चेक किए होंगे, तो उसका स्पेडल व्यू देखते हैं ऊपर से, यहाँ पे हमने एक निडल लगाई होती है। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास ये वायर है, इसके साथ मैंने एक नीडल को अटैच कर दिया, जैसे ये घूमेगा तो नीडल भी उसके अकॉर्डिंग घूमेगी, इस तरफ आएगा तो नीडल इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो इन दैट वे वी कैन फाइंड आउट दैट द करंट इज डिपेंडिंग अपॉन दैट डिफ्लेक्टिंग एंगल, यानी कि जितना ज्यादा हम करंट फ्लो होगा इसके अंदर उतना ही इसका डिफ्लेक्टिंग एंगल रहेगा। उसी तरीके से ये जो है निडल जो है इसकी आगे पीछे मूव करेगी। ठीक है, so this one is the theory of the moving coil galvanometer। तो इसमें मेनली पूछे नहीं है समझने के लिए आपकी कंस्ट्रक्शंस है,
कंस्ट्रक्शन और थ्योरी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेन सबसे ज़्यादा पॉइंट यही है कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं तो ये घूमती है, टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, तो इसी टॉर्क की वजह से ये स्प्रिंग भी घूम रहा है, ठीक है। तो स्प्रिंग में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर होगी बात सभी को ये, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, ठीक है, कि हम यहाँ पे मैग्नेट को कुछ इस तरह से यूज कर रहे हैं। ये मैग्नेट हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो कोइल है, ये जो कोइल है, इट एक्सपीरियंस द मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। अगर मैं सिंपल ये मैग्नेट यूज करता इस तरीके से तो क्या होता है, ये कोइल जब मैं इस कोइल के अरेंजमेंट को इस तरीके से रखता, मान लो ये मेरे पास कोइल है, ठीक है, इस तरह से मैं मैग्नेट से फ्लैट रख रहा हूं, तो जैसे ही ये टर्न होती है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे इस वक्त इसका एंगल जो वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि नॉर्मल इस तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, तो इस टाइम ये कोइल जो मैक्सिमम टॉर्क जो वो एक्सपीरियंस कर रही है विद द फ्लैट मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट कैसे रखे मैंने, ये फ्लैट रखे हुए हैं, तो ये कर रही है मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है। लेकिन जैसे ही ये इस तरीके से आ जाएंगी तो देखो, तो इसके नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री का। 0 डिग्री के एंगल के ऊपर ये टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। क्यों, क्योंकि टॉर्क जो हमारे किसके ऊपर डिपेंड करता है, टॉर्क इज इक्वल टू न्यू साइन ऑफ थीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा। तो जब 0 डिग्री हो जाएगा ये, तो टॉर्क की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। बट इन कंपैरिजन टू दिस फ्लैट मैग्नेट, अगर मैं इस तरीके से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज करता हूं, ठीक है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखो नॉर्मल का जो एंगल बनेगा यहाँ पे, तो इसकी ये वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो वो इस तरह आगे की तरफ जा रही है, नॉर्मल इस तरफ आ रहा है। अगर ये घूमता भी है तब भी मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल जो वो कैसा बना रहेगा, 90 डिग्री बना रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला जाता है इसको, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि एंगल जो है ऑलवेज बी प्रोड्यूस विल बी इक्वल टू द 90 डिग्री एंड मैक्सिमम टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कॉइल। So this one is all about the moving coil galvanometer.